ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। सीएम बनने पर एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। आपको बता दें, राज ठाकरे ने यहां पर बधाई दी है एकनाथ शिंदे को सीएम पद ग्रहण करने पर। इससे पहले राज ठाकरे ने जो तंज कसा था कहीं ना कहीं, वो सभी ने देखा था उनके ट्वीट में। जिस तरह से उन्होंने किस्मत की बात की थी कि किस्मत से कुछ लोगों को कुछ मिल जाता है, तो क्या वो इशारा जो उद्धव के लिए कर रहे थे कि आप किस्मत से सीएम बने थे। हमारे साथ इस वक्त विकास श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, यही हम जिक्र कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि राज ठाकरे की राजनीति भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अकेले अपने दम पर सुर्खियां तो काफी बार अपने बयानों से बटोर पाए, लेकिन नंबर और बहुत कुछ करिश्माई वो कर नहीं पाए, करिश्माई नेतृत्व होने के बावजूद भी। अब आगे की उनकी राजनीति में हम क्या कुछ देख सकते हैं संभावना? बिल्कुल बिल्कुल पिनाज, मैं शुरुआत ऐसे करूंगा कि राजनीति में अमूमन ये कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और चूंकि उद्धव से उनकी खटास है, रिश्तों में काफ़ी खटास आ चुकी है। उद्धव ही वजह थे दरअसल शिवसेना उनके छोड़ के जाने की, तो वो तंज तो लगातार कसते रहते हैं उद्धव पर। आज भी उन्होंने सवेरे ट्वीट करके कहा कि खुद का जो सौभाग्य है उसको ही अपना कर्तृत्व तो न माने, मतलब उनका ठाकरे परिवार में पैदा होना वही उनके कर्म नहीं है। तो इस किस्म के तंज उन्होंने उद्धव ठाकरे पे कसे थे, और इसी वजह से समूची राजनीति जो ड्रामा हम देखते आ रहे हैं बीते हफ्ते भर में, उसमें उनका झुकाव हमें शिंदे कैंप की तरफ दिखा, फडणवीस की तरफ दिखा। उन्होंने एक सुर में बोल दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर बात विश्वास मत तक जाएगी तो। लेकिन यहाँ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है पिनाज, ये मैं कहूँगा तो बहुत ब्लंट सुनाई पड़ूंगा कि एमएनएस जो है उनकी पार्टी, वो खुद इस समय एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय सिर्फ उनके पास एक विधायक है, और कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उनके नगर सेवक बुरी तरीके से हार चुके हैं। तो उनके पास जनाधार तो बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन इतना है कि बीते कुछ दिनों से उन्होंने अपने पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की, हिंदुत्ववादी छवि को अपनाया, अपने झंडे के रंग में भी भगवा इस्तेमाल किया, और तो और उनका झुकाव जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ भी झुका। कदाचित वो अपने पूरी पार्टी को एक नया स्वरूप देने की कोशिश में लगे हैं, और इसी वजह से इस किस्म के गठबंधनों की तरफ उनका झुकाव रहता है। इनके फेवर में वो बात ज़्यादा बोलते हैं और लगातार शिवसेना को पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें अब धीरे धीरे कामयाब होती नज़र आ रही हैं। एक राजनीति के कुछ जानकारों से हमारी बात हुई पिनाज, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, सीएम एकनाथ शिंदे को बनाना, खुद डेप्यूटी सीएम एक फडणवीस का बनना, ये सब बहुत दूर की सोच है। दरअसल सोचा गया है बीएमसी इलेक्शन के बारे में भी, सोचा गया है 2024 के बारे में भी, और इसी वजह से इस किस्म के निर्णय जो लिए हैं वो लिए गए हैं, जिसका असर दूरगामी होगा, हमें आने वाले कई सालों तक महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है। जी विकास, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अभी हाल फिलहाल के जो समीकरण है, जो मास्टर स्ट्रोक हुआ, उस पर हमने चर्चा कर ली। एक सवाल एक शख्स के दिमाग में बार बार गूंजता है कि कौनता है कि भाई आपके पास सूबे की कमान है, गृह मंत्री भी एनसीपी के हैं, आप इंटेल इनपुट भी आता है, आपको अपनी पार्टी की हलचल भी पता चलती है। 1 2 3 4 की नाराजगी समझ में आती है, 40 आपसे नाराज होकर चले जाते हैं और आपको कानों कान खबर नहीं लगती। ये थोड़ा इक्वेशन समझ से परे है, क्योंकि कहीं कुछ बगावत होती है तो उससे पहले कुछ सुगबगाहट होती है। जी बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस गैदरिंग ये एक कला है, ये एक कला है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने गृह विभाग, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गृह विभाग अपने हाथ में रखा था। उनको जो करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं कि गृह विभाग पर उनकी वो पसंद इसलिए बन जाती है क्योंकि वो पूरे समूचे पुलिस महकमे पर और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर अपनी कड़ी पकड़ रखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, न सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक हलकों में भी। और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का ही परिणाम है कि शिवसेना में पनप रही जो कड़वाहट थी, जो दूरियां बढ़ रही थी, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व था शिवसेना का और उनके मातहत जितने भी विधायक थे, उनके बीच में जो कड़वाहट बढ़ रही थी, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग थी। ये आजकल की बात नहीं है। दरअसल पिछले 2.5 सालों में क्या क्या हो रहा था, कब कब शिंदे अपमानित हुए, शिंदे के साथ और कितने कितने विधायक जो हैं वो इस किस्म की शिकायत लेकर खड़े हैं कि साहब हमको समय नहीं देते, हम उनसे मिलने वर्षा में जाते हैं, 1.5 घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें फंड समय पे एलोकेट नहीं होते। ये तमाम शिकायतें 2-4 दिन पहले की बात नहीं है, ये दरअसल 2.5 साल से चल रहा था। और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का नतीजा है देवेंद्र फडणवीस का कि शिवसेना के भीतर पनप रहे असंतोष को उन्होंने अपने नेटवर्क के जरिए, जो उनके लोग हैं,
बताया जाता है कि आईपीएस लॉबी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देवेंद्र फडणवीस को ये जानकारी मुहैया कराया करते थे, और भी लोग थे जो बतौर मुखबिर उनको बताया करते थे कि दूसरी पार्टियों में क्या हलचल चल रही थी। तो ये एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के लक्षण है कि वो अपने राइवल्स पर बराबर नजर रखता है, उनकी कमजोरियों को बराबर नोटिस करता है और समय तलाशता है कि कब वार किया जाए ताकि सामने वाले को ढेर किया जा सके। और वही तो हमने देखा है। ठीक है, हमने यही बिल्कुल। देखा कि बीजेपी 2.5 साल ने में बहुत जब शिवसेना बारीकी भीतर से खेला, बहुत अपने हद तक पूरे टूटी, नेटवर्क का, रिसोर्स का, फडणवीस ने अपना संबंधों का, दांव सबका इस्तेमाल किया। वो तारीफ के हकदार हैं, लेकिन एक नाम जिनको कहा जाता है कि वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं, बाजीगर हैं, बहुत महीन राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने पिछली बार 2019 के चुनाव में किस तरह से बाउंस बैक किया था, वो बारिश के अंदर उनका भाषण। पवार साहब, पवार की पावर कहाँ चली गई? उनका भी गेम कुछ रंग नहीं लाता हुआ नजर आया जमीन पर।